इतने सारे इलेक्शंस हमारे मुल्क में आते हैं, इतने सारे इलेक्शंस जाते हैं, ख़त्म होते हैं, रिज़ल्ट आता है, हम लोग कहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो गई, अब एक नया दौर शुरू हो गया। हम लोग हर चीज़ को ओवर असेस, ओवर एनालाइज करते हैं, लेकिन ये कहने के बावजूद ये बिल्कुल सच है कि ये चुनाव बहुत ही अहमियत रखते हैं भाजपा के लिए सबसे कम, और उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन दो पार्टीज़ जो हैं यहाँ पे अभी इन चुनाव में, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी देर में करेंगे, जो बहुत अहम उत्तर प्रदेश में मैं जाऊँगी और क्या मैं समझ रही हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। ये चुनाव क्यों, इस चुनाव में दो पार्टीज़ का फ्यूचर डिसाइड करेगा बीजेपी के अलावा। एक है कांग्रेस, एक है आम आदमी पार्टी। ज़्यादातर हम एनालिसिस में सब कह रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के इतने झगड़े हुए हैं सेंटर से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एंटी सिस्टम फोर्स हैं, और उन्होंने अगर वो पंजाब नहीं जीते तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उन पे और केसेस लगाए जाएंगे, और ये सब हमारी एनालिसिस इस चीज़ ये कह के रुक जाती है। लेकिन सीधी सी बात ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल इतिहास में अगर आप देखें, जहाँ भी कांग्रेस हारी है वहाँ वो वापस नहीं आ पाई है। ये बहुत रेयर बात है कि कांग्रेस वापस पावर में आई। एक ज़माना था जब कांग्रेस गुजरात की नंबर 1 पार्टी होती थी, एक पूरा माधव सिंह सोलंकी वगैरह ने एक पूरी सोशल इंजीनियरिंग की थी। एक बार कांग्रेस गई, वो बस गई वहाँ से। आप लोग जवान लोग को शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ज़रूर यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़रूर जानते हैं कि किस तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश और यूपी से उत्तर प्रदेश और बिहार से साफ़ हो गई, और कभी नहीं और फिर अभी वो सेकंड जूनियर पार्टनर के रोल में ही आ सकती है। तीसरी बात, जो यूपीए 2 जो लास्ट कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 2 चंक्स थे एमपीज़ के, एक थे आंध्र प्रदेश से, एक थे महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश में तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस साफ़ हो गई है, और 2 हिस्से हो गए हैं उस स्टेट के, और दोनों हिस्सों में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है, और खुद ये हुआ। महाराष्ट्र में मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दोस्त कहते हैं कि अब कांग्रेस रेकनिंग में है ही नहीं, ज़्यादातर जो दिखता है उसमें है ही नहीं। इस सिचुएशन में कांग्रेस के लिए एक ट्रेडिशनल स्टेट जहां वो पावर में रह चुकी है, जीतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। जब मैं पंजाब में थी तो ये आइडिया, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये मुझे कांग्रेस के लीडर ने, हम लोग पत्रकार हैं तो इसलिए लोग हमसे पूछते हैं, ये नहीं कि हम लोग बहुत नेटवर्क्ड हैं, कि जब पूछते हैं कि जी क्या हो रहा है, आप फील्ड में हैं मैडम बताइए, तो काफ़ी लीडरान कभी फ़ोन आ जाते हैं, कभी बातचीत हो जाती है, और ये बहुत पत्रकार के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बहुत ही अहम सी बात, ऑर्डिनरी चीज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जब मैं पंजाब में थी, एक बहुत ही जवान और डायनामिक कांग्रेस लीडर ने मुझसे फ़ोन पे बात की, और उन्होंने ये पॉइंट मुझसे कहा कि सबा, आप गलत समझ रही हैं कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अहम चुनाव है, क्योंकि हम लोग श्रिंक कर रहे हैं और हम हिम्मत नहीं दिखा रहे कि हम दोबारा आ जाएं। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो इतने सारे केसेस, इतने सारे झगड़े लेकर भी वो लोग ग्रो कर रहे हैं, और उसमें वो बिल्कुल सच बात है, वो कह रहे थे वो गलत नहीं था, और उससे मैंने अपने सोचने का नज़रिया, थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा बदल लिया। ये बात और मैं सोचने लगी, हाँ, हम लोग कांग्रेस को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट्स ऑलवेज देयर, कभी कभी बिल्कुल बेकार सी पार्टी लगती है, कभी कभी तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में है कि ये कांग्रेस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। फिर हम आते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का 5 साल भी नहीं हुए, वो नवंबर 2007, इस साल के नवंबर में वो पार्टी 5 साल की होगी, तो वो बच्ची पार्टी है। तो ये बात मैं दोनों गोवा और पंजाब में आपको ये कह सकती हूँ कि जो सबसे ज़बरदस्त कैंपेन किया है दोनों स्टेट्स में, चाहे वो जीते या हारें,
वो है आम आदमी पार्टी ने। इससे ये जो भी पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को समझना चाहे और जो उसका स्टूडेंट हो, वो देखने लायक चीज़ है जिस तरह से ये लोग अपना कैंपेन चला सकते हैं। अब इस बार देखना पड़ेगा कि क्या दिल्ली के बाहर, क्यों दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना मूवमेंट का इतिहास था, गोवा पंजाब में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, जो भी होगा, हम कैंपेन तो चलाएंगे। और उनके काडर जाते हैं, जो भी होता है। उन्होंने नंबर 1, और ये मैं पंजाब के लिए भी नहीं कह रही, आई वॉज शॉक्ड इन गोवा बिफोर एनी अदर पार्टी वॉज ऑफ द ब्लॉक। आप वॉज ऑल ओवर द प्लेस डूइंग, और हर जगह। और जो मैंने इंटरेस्टिंग बात नोट की कि गोवा में दे हैव मेड अ गो विद द कैथलिक्स, दे हैव मेड एन एंट्री विद द कैथलिक्स। इन पंजाब दे आर मच मोर representative of Sikh interests then I would say it would be the Sikh community which would draw them more. So their ability, and so उन्होंने जो ज़बान, जो इडियम जो उन्होंने चुने हैं, गाने, संगीत, ह्यूमर, वो लोकल इडियम्स चुने हैं। बहुत सारे गाने होते हैं गोवा में, एक पॉप ग्रुप शुरू करती है रैलीज़ पे। पंजाब में तो आप लोग सब ने सुना होगा कि कॉमेडियंस हैं। हालांकि अब कांग्रेस के पास भी एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मर नवजोत सिंह सिद्धू। जब तक मैं गई पंजाब, मैं सोचती थी ये कॉमेडी नाइट्स है, ये लोग क्यों सब सिद्धू आगे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़बरदस्त कैंपेनर है, मैंने खुद जाके देखा, और बहुत रिस्पांस भी उन्हें मिल रहा है। तो ये दो पार्टीज़ का मैंने आपसे कहा। आम आदमी पार्टी अगर ये चुनाव जीत जाएगी पंजाब में, और क्लियर नहीं है, हालांकि आज ही शेखर गुप्ता, मैं आपको दो मज़ेदार बातें बताती हूँ। शेखर गुप्ता का कॉलम आया है बिजनेस स्टैंडर्ड में, और वो पंजाब, मैं उत्तर प्रदेश को जानती हूँ अच्छी तरह, मैं बिहार को जानती हूँ, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। गुजरात में भी मैंने बहुत चुनाव कवर किए हैं। पहली बार मैं पंजाब गई इलेक्शन कवरेज के लिए, तो मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पंजाब, लेकिन शेखर ने आज लिखा है कि आप इज़ द एजेंट ऑफ ऑपोजिशन इन द फ्यूचर। उसने ये कॉल, शेखर गुप्ता तो आप जानते हैं, ही इज़ अटैच, he is always in tune with the way the system moves, and he is a good ground reporter. आज जस्टिस मार्कंडे काजू ने एक मैसेज भेजा है, कुछ लोगों ने, किसी ने देखा है वो? हाँ, उन्होंने कहा है पंजाब फॉरकास्ट, हाँ, नंबर 10 अकाली बीजेपी, 20 कांग्रेस, 80-90 आम आदमी पार्टी। इफ दिस इज रॉन्ग आई विल शेव ऑफ माई हेड। If this is so, I don't know what to make of this, but so two pieces of news. I went to Punjab. I don't have a prediction. I found it very hard to give you a prediction for the state. But I have certainly, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अब मेरा ये व्यू बदल गया है कि ये सिर्फ आपके लिए बहुत ही अहम चुनाव है। मैं मानती हूँ कि ये कांग्रेस के लिए भी उतना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हालात है दो, एक पंजाब का मैं ये आपको बता रही हूँ। बाद में अगर वक्त हो तो मैं थोड़ा कलर आपको अंदर की मज़े की बातें बता दूँ, लेकिन डेफिनेटली जस्टिस काजू इज देयर कि वो सर मुंडवाने वाले हैं अगर ये रिजल्ट, तो आप लोग सब ये याद रखिए, उन्होंने पब्लिकली ये कहा है, ये उनका प्रेडिक्शन है। और शेखर गुप्ता का कॉलम, जो पंजाब को मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, ये है। और गोवा में जहाँ तक मैं समझती हूँ, आम आदमी पार्टी का पॉइंट वहाँ जाना ये है, दिखाना कि भाई हम तो कहीं भी जाके कैंपेन कर सकते हैं। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ सीरियस बिट कि हम जीतेंगे गोवा। पंजाब में तो सीरियस है, जीतेंगे, लेकिन हर जगह भाई हम हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि मैं अगर वो लोग जीते पंजाब, तो आप ये तैयार रहिए, वो गुजरात भी जाने वाले हैं और वो छत्तीसगढ़ को भी सर्वे कर रहे हैं। उनका इरादा है कि वो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी उनको एंटी बीजेपी पोजीशन उनको थोड़ी लगे कि वी कैन टेक इट अप, सो दे आर द फर्स्ट ऑफ ऑल अ थ्रेट टू द कांग्रेस पार्टी। The future of the Aam Aadmi Party is built on destroying the Congress Party. It is not a party that can survive with the Congress Party there. So the aim is to hit the Congress. So I don't think, this is my analysis,
We all want a secular alternative. I presume in this audience, we are all soft towards, but the strategy works at first, damaging the Congress if they succeed. If they fail, it does not. Then the Congress comes back to power. So this is briefly, we can get back to Punjab and all. I have no idea of time. कोई मुझे बताता रहे और आप लोग भी बताइए कि क्या के उत्तर प्रदेश पे सीधा जाएं, हाँ सब उत्तर प्रदेश, हाँ आधे लोग यहाँ कैंपस में भी यूपी से रिश्ता रखते होंगे, है ना, हाँ उत्तर, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हालांकि मेरा भी ख़ानदान यूपी का ही है, हालांकि और वो पूरा जो 8 शहर है उत्तर प्रदेश में, मैं बता जहाँ रिश्तेदार हैं, वो है उन्नाव, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद ये तो अवध के इलाके में ज़्यादातर। और जब मैं गई थी 1 महीना पहले, तो मैंने ख़ानदान में सर्वे सबसे पहले किया कि क्या बदलाव आए जी। तो सब ने कहा भाई बिजली बहुत अच्छी होने लगी, पावर कट जो होते थे मायावती के ज़माने में वो कम हो गए हैं। तो अखिलेश ही, और ये अजीब सी बात है क्योंकि जिस तरह के ख़ानदान से मैं हूँ वो काफ़ी एक उसमें डिवीज़न है, एक कानपुर वाले वो कम्युनिस्ट हैं, कुछ है, हाँ कानपुर वाले कम्युनिस्ट हैं, और जो रायबरेली वाले, और रायबरेली में मेरे दादा जान के जो भाई थे वो वहाँ के फर्स्ट कांग्रेस एमएलए रह चुके थे, तो फिरोज़ गांधी को जानते थे, और ये सब रायबरेली वाले वो पूरे कांग्रेस साइड है। और मेरी वो था कि कांग्रेस ही सही पार्टी थी। तो इस तरह से पार्टी ख़ानदान में किसी ने ज़्यादा बीएसपी और सपा से इतना कोई ज़्यादा मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन स्ट्रेटिजिकली शायद दोनों तरफ वोट गया है। वो तो एक तो इस तरह से ख़ानदान की वोटिंग प्रेफरेंसेस हैं। मैंने सर्वे किया तो, लेकिन सब कह रहे हैं कि एक अगर बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में सपा के इस रेंज में, वो है कि बिजली आती है घंटों, पहले घंटों तक नहीं आती थी। आप लोग सब भी यूपी से नाता रखते हैं, तो आप लोग बताइए ये मैं सही आपको खबर ला रही हूँ कि गलत? हाँ जी, हाँ सही है कि गलत? ठीक है, तो उस पर उत्तर प्रदेश में आई बिलीव ओवरनाइट चेंज आ गया है। आई नो, मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत लोग मानते हैं कि बसपा का जो फॉर्मूला है दलित प्लस मुस्लिम, it is the perfect formula to defeat fascism, as the saying goes. A lot of my activist friends, a lot of them like the idea that this is almost a perfect equation to beat the, if Dalits and Muslims get together all over India, I mean, who can beat that, right? So I understand the perfection of the idea. But unfortunately, voter, I believe, I've already done 2 rounds, one in West and one, I went from Lucknow to Banaras with a stopover in my village and all that. So by road, and I was shocked because this is all in December. I haven't gone, इस साल 2017 में मैं नहीं गई हूँ। मैं डीमोनेटाइजेशन के बाद 2 चक्कर लगाया मैंने कि क्या असर हो रहा है, और मैं खुद बहुत सरप्राइज हो गई थी कि लोग इतना अच्छा अखिलेश के बारे में बोल रहे हैं। और ये उससे पहले हुआ जब ये सब उन्होंने मुलायम को भी आउटस्टेप कर दिया, और फिर उनको पार्टी ईसी ने भी उनके इन फेवर ऑफ हिम दे गेव द डिसीजन। सो आई नो द दलित मुस्लिम यूनिटी इज़ द परफेक्ट आइडिया, इट शुड आइडियली हैपन, बट आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। माई ओन एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड इज़, द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ नहीं हो रहा, उठ नहीं रही है बहन जी। अब क्या करें भाई, हाँ हम ज़बरदस्ती तो नहीं इंसिस्ट कर सकते कि यही होगा। बहन जी नहीं उठ रही है जहाँ तक मैंने देखा। और मियाँ भाई उसको अखिलेश पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये आप उससे कहें कि आप माइनॉरिटी हैं भाई, भैया आप सिर्फ स्ट्रेटिजिकली वोट करिए, ये भी जुल्म है नहीं। उसका भी दिल चाहता है कि इस लड़के के लिए वोट दे, ये सिचुएशन है। और पहले भी अगर आप एक बहुत ही ख़राब लफ्ज़ है, लेकिन मैं इस्तेमाल आंकड़े अगर आप आंकड़ों को देखें, अब उर्दू में कुछ है उसका ऑल्टरनेटिव,
आई हेट दैट वर्ड आंकड़ा, लेकिन आंकड़ों पर ही हम लोग बात करते हैं आजकल। तो अगर आंकड़ों को हम लोग देखें तो सपा को 100% माइनॉरिटी वोट से, इन एनी केस दे यूज्ड टू गेट 60 to 70% इन अ स्ट्रेटेजिक फॉर्मेट। अब तो आंकड़े वो भी दिखा रहे हैं। अब उसके ऊपर आपने सपा में एक जवान लौंडा, और उसने जो कमाल किया है कि वो अपनी ही सरकार के लिए वो एंटी इनकम्बेंट बन गया भाई। वो अपने ही, तो ये इट इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग टू, इट मे हैव हैपेंड ड्यू टू अ सीरीज ऑफ थिंग्स, लेकिन वो उसने वो कमाल कर दिया और वो बहुत और वो बन गया। तो दिल, जहाँ तक मैंने देखा, मियाँ भाई का दिल जा रहा है कि अखिलेश को ही वोट दो। और तो बसपा का जो फॉर्मूला है वो नहीं बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम वोट अखिलेश की तरफ जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस अब आ गई है साथ में, उसमें भी फ़ायदा है क्योंकि दो जवान चेहरे दिख रहे हैं। और कांग्रेस का सब कहते हैं कि इट सॉलिडिफाइज द मुस्लिम वोट। आई थिंक, आई हैव मेट अखिलेश, आई नो हिम अ लिटिल बिट। उसका कैलकुलेशन मुस्लिम वोट से थोड़ा ज़्यादा है। उसका कैलकुलेशन है ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण ने, आप लोग ये जानते होंगे कि मुल्क में और कोई जगह नहीं है जहाँ इतने ब्राह्मण हैं जितने उत्तर प्रदेश में हैं। हर जगह ब्राह्मण, बिहार में भी 1-2%, 1-2% मुल्क चलाते होंगे पीछे से या आगे से, लेकिन 1-2% रहते हैं हर जगह। उत्तर प्रदेश में 12% हैं, 12। मैंने सोचा था 10 है, तो एक है शख्स जो पोलिंग करते हैं यूपी ने कहा नहीं आप गलत, 12% है। और ये ब्राह्मण वोट कभी सपा को नहीं गया है। 2007 का जो चुनाव था, जो जिसमें बहन जी जीती मेजॉरिटी गवर्नमेंट, उसमें ब्राह्मण वोट बसपा को गया था। इस बार जहाँ तक मैं सोच रही थी, अभी तक हो भी सकता है, ब्राह्मण वोट पक्का नरेंद्र मोदी और भाजपा के पीछे है। और इसमें बहुत, इट्स अ वेरी आयरॉनिकल सिचुएशन बिकॉज when we had a Brahmin leader, the last Brahmin Prime Minister, which is Atal Bihari Vajpayee, तब this whole thing कि तब बीजेपी में, यूपी में बीजेपी का कोई कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं उस दौर में। अब और वो भाषा भी बोलते, ये सब, ये ओबीसी लीडर जो हैं नरेंद्र मोदी, ब्राह्मण उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो एज फार एज आई नो, अखिलेश का कैलकुलेशन कांग्रेस के साथ जाने में ये भी है कि कुछ ब्राह्मण भी आए इस अलायंस के साथ, कुछ थोड़ा सा तो टूट जाए, ये है एक फॉर्मूला। और बल्क ऑफ इट इज़ ऑफ कोर्स कि अब माइनॉरिटी पक्की हो जाए, बहन जी के पास नहीं जाए, बसपा के पास नहीं जाए। तो और जो खबरें, मेरा असेसमेंट पहला ये भी था कि इतना बिखराव होने वाला है यूपी में कि भाजपा ही नंबर 1 पार्टी निकलेगी। और लेकिन अगर आप लखनऊ जाएं, लखनऊ के जो मीडिया है, बहुत दोस्त हैं मेरे, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, लेकिन वो दे ऑफन लुक एट ओनली सपा एंड बसपा, they don't look at because they have had an experience of dealing with governments of these two parties. So they always, I think they were underestimating the BJP. The reason why I think the BJP was big till this point, क्योंकि यूपी में कम्युनल सेंटिमेंट है, बहुत फैलाया गया है और है, और बस ये रियलिटी है उस शब्द। और बीजेपी का प्लान था इसमें प्लेन करे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन, अब मैं फाइनली, आप लोग बताइए किस चीज़, और इकबाल आप भी इंडिकेट करिए, थोड़ा यूपी पर रहें कि अब डीमोनेटाइजेशन ने यूपी में वो इलेक्शन इशू है, अब गोवा में नहीं है इलेक्शन इशू, क्योंकि गोवा में तो वो एटीएम्स के आसपास भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, टूरिज़्म सेक्टर को हिट हुआ, बट ये नहीं कि आम सबको लगा और बहुत क्राइसिस में लोग आ गए, और नुकसान तो हुआ पूरे हिंदुस्तान में, सब लोगों का हुआ, लेकिन वो हीरा अब ख़त्म हो गया, और वहाँ वैसे भी उस तरह के एटीएम बैंक क्यूज़ नहीं थे। और गोवा में आपको पता है कि 25,000 की वोटर्स होते हैं एक सीट में, तो इट्स अ मिनिएचर इलेक्शन, बिल्कुल बहुत ही छोटा इलेक्शन होता है। एनीवे, पंजाब में भी इट इज़ अरविंद केजरीवाल, इट्स ओवर नाउ, सो आई कैन से दिस। मैंने पूछा था पहले कि आई होप दिस विल नॉट गो ऑन फेसबुक,
but they're saying it will, but I don't think he'll mind now क्योंकि the election is over. I mean, it's voting will be over. Arvind Kejriwal, when I met him during the campaign, he was very clear that demonetization is actually not a polling issue in Punjab and Goa. It is a polling issue. However, he felt कि उत्तर प्रदेश में है बहुत बड़ा इशू. उन्होंने उनका ये असेसमेंट था कि, और ये कैंपेन के दौरान ही जब मैं गोवा गई थी तो वो थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप नोटबंदी की बात करेंगे, और फिर जब मैंने देखा पंजाब में तो वो नोटबंदी की उन्होंने बात ही नहीं की. ना तो मैंने नवजोत सिद्धू का भी एक फंक्शन अटेंड किया, उन्होंने भी नोटबंदी की बात नहीं की. लेकिन फिर जब मैं निकली गांव-गांव पंजाब में तो वहाँ के किसान मिले, और जब आई एम टॉकिंग अबाउट रिच फार्मर्स, तगड़े और SUV वाले फार्मर, और उनके बच्चों से कहो क्या करते हो बेटा, बहुत स्मार्ट लड़के, और ये पहली बार देखा तगड़े जैसे देसी घी के पराठे और दूध वूध खाने वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग, और कहने लगे वेले हैं जी. तो मैंने बोला क्या करते हो, तो कुछ तो करते होगे. वेले हैं जी, हम कबड्डी खेलते हैं. कबड्डी? तो मैंने कहा कबड्डी खेलते हो, बहुत अच्छी बात है. हाँ, कबड्डी का टूर्नामेंट है जी, उस पर वीज़ा मिलता है, वीज़ा, और हम लंदन कबड्डी खेल के वापस आ गए. तो पंजाब इज ऑल्सो हैज़ इस चार्म. लेकिन फिर उनके जो फादर वगैरह वो बैठे हुए हैं बहुत प्राउड से, सरदार लोग, कहा जी मोदी ने तो पूरा पोटैटो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, मैं नकल भी नहीं कर सकती. आलू जी आलू, पूरा पोटैटो बेकार हो गया. तो उनका पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया पूरा. वो लोग कहे मोदी पर तो थूके, लेकिन ये क्या करे जी, ये इलेक्शन में तो वो कुछ है ही नहीं. हाँ, सो बीजेपी वहाँ पे फोर्स है ही नहीं. अकाली के तरफ, अकाली इज़ देम, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड देयर थिंग. अकाली से बहुत लॉयल्टी और मोहब्बत भी थी, और जिससे आपको मोहब्बत होती है उसी से नफ़रत होती है. तो आजकल वो ज़माना चल रहा है कि अकाली से बहुत नफ़रत हो रही है पंजाब के सरदारों में. और जो रिज़ल्ट आएगा, तो डीमोनेटाइजेशन it's not an electoral issue, but even there people are angry about it in Punjab. I didn't find angry people, to be very honest. मैं ज़्यादा टूरिस्ट सेक्टर्स में गई नहीं थी, मैं दोस्तों के साथ रुकी थी गोवा में, और वहाँ पे मुझे नहीं लगा, जहाँ भी मैंने बात की, कि वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा था नोटबंदी. तो पंजाब में लेकिन ये है. अब यूपी में ऑन द अदर हैंड, अब यूपी का मैं क्या बताऊँ आपको. सबसे पहले जब मैं निकली डीमोनेटाइजेशन के बाद वेस्टर्न यूपी, तो मैंने वो टूर किया पानीपत से जाके. आप दिल्ली से निकले सोनीपत, वहाँ पे बहुत अच्छे ढाबे होते हैं, और वहाँ बहुत उम्दा पराठे मिलते हैं वाइट बटर के साथ. वहाँ से पानीपत से पहले आप एंटर करते हैं शामली डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ जस्ट देयर शामली. द फूड डिटीरियरेट्स इंस्टेंटली. जैसे आप हरियाणा से यूपी जाते हैं तो रोड साइड खाना का स्टैंडर्ड नीचे आ जाते हैं. मैं जर्नलिस्ट हूँ तो बता रही हूँ आपको, फैसिलिटी सब कुछ वही इलाका है, इधर के जाट उधर के जाट. आप एंटर कर रहे हैं शामली. तो हम लोग जब गए शामली, और मैंने जाके देखा तो वहाँ खप पंचायतों जो जट के हाथ में है. शामली भी आप लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर सूबे के अंदर है. बहुत नाराज़ थे नोटबंदी से बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि उनका पूरा काम बंद हो गया था. दूसरी बात है जो MSP का जो मुद्दा है, उनको लग रहा है कि किसी ने उस पर फोकस ही नहीं किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया. यही था कि हम बीजेपी को कैसे छोड़ें, क्योंकि जी हम मुसलमान से नफ़रत करते हैं. आप यही था, बीजेपी को कैसे छोड़ें क्योंकि मुसलमान से नफ़रत करते हैं. ये शामली मुजफ्फरनगर में लेट नवंबर में खप के लोग कह रहे थे. और ये नफ़रत बहुत ये नई चीज़ है, ये पुरानी नहीं है. क्योंकि अगर आप RLD का इतिहास देखें, RLD, चरण सिंह, ये सब the Jats and the Muslims were of the same background, the same social background. They put up candidates together, and even this time, इस बार भी RLD को इन्होंने, सपा ने आने नहीं दिया इस अरेंजमेंट में. वो लोग इस बार भी उस तरह के जॉइंट कैंडिडेट्स, मिक्स मैरिज के कैंडिडेट्स वगैरह कर रहे हैं. तो ये था सिचुएशन उस बार. अब मैं खुद वापस नहीं जा पाई, लेकिन मैंने पता लगाया कि जाट अभी भी बहुत नाराज़ हैं.
और वो बहुत सारे उनमें से बहुत लोग अजीत सिंह वाली पार्टी को देंगे और बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान होगा। और क्योंकि अब इकोनॉमिक मैटर्स आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन बताया गया कि ये जो बजट आया है उसमें भी एमएसपी की बात ही नहीं है, तो ये भी लेकर वो और भी अभी तक नाराज़ हैं। तो शामली होते हुए मैं रात में रुकी मेरठ शहर। मेरठ में जो तकलीफ़ थी नोटबंदी के बाद वहाँ पे, और मुझे अब तक हम लोग जानते हैं बनारस साड़ीज़ और वो सब, मेरठ में पूरा आई डिड नॉट नो कि मेरठ इतना इम्पोर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर है। जो हम लोग जाड़ों में जो गद्दे जो सस्ते वाले मिलते हैं ना, जो चेक्ड मैट्रेसेस एंड गद्दे, और ये नवंबर की बात हो रही है, उनका सीज़न आ रहा है, वो सब मेरठ में बहुत हद तक। एक बुंदकर कॉलोनी है और हशीमपुरा का नाम तो सबने सुना है। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, नौकरी भी नहीं मिली थी, तो आई हैड गॉन विद अनदर जर्नलिस्ट हु हैड अ जॉब टू हशीमपुरा. इट बिगैन ओवर देयर एंड at that time Meerut was under curfew, and on one side is a middle class colony, on the other side is a ghetto, और पुलिस कह रही है जी वहाँ जाएंगे कि मुसलमान आपको मार डालेंगे. फिर भी हम लोग गए और वहाँ कोई मर्द बचा ही नहीं था. वहाँ बुलेट मार्क्स थी नैरो गलियों में. इसके बारे में मैंने लिखा है. रिसेंटली आई रोट इन व्हेन आई वाज इन आउटलुक मैगजीन, वन ऑफ माय लास्ट फ्यू स्टोरीज, व्हेन द मेरठ cases came up again, you know, when the Hashimpura massacre cases came up. So my memory, that was my first communal riot, and it shocked the living daylights out of me, the kind of horrors I saw in Hashimpura at that time. उस ज़माने में भी बुंदकर थे हशीमपुरा में. वो ज़्यादातर हैंडलूम से करते थे, कॉटन बुनकर थे. अब हम लोग गए, अब हशीमपुरा वही है, वही गलियां हैं, लेकिन ये है कि एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे करीब 20 लूम हैं और वो पावर लूम्स हैं अब. और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंतज़ाम है लोगों का, इंतज़ामात जो है. और जो लोग मास्टर वीवर्स कह सकते हैं, उनके लिए जो आते हैं वो लेबर, वो ज़्यादातर आते हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से. मुझे पता नहीं इसका कारण. और जो आते हैं लेबर, उन्हें करीब 3,500 रुपीज़ अ वीक मिलता है पावर लूम्स पे काम करने के लिए. और इतना खूबसूरत कपड़ा, मैंने मतलब बिल्कुल, वो लोग कह रहे आप ले जाइए ले जाइए, मैंने कहा मैं ख़रीदूँगी. और इतना खूबसूरत सूती कपड़ा, जो जिस तरह का कपड़ा फैब इंडिया वगैरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा. आप लोग, मैं सजेस्ट करती हूँ कि किसी को अगर टेलर कराने कुर्ते वुर्ते, दिल्ली को छोड़ो, मेरठ की मंडी में जाओ, कपड़ा ख़रीदो, यहाँ आके टेलर को दे दो. बहुत ही उम्दा कपड़ा बनाते हैं लोग, बॉर्डर के साथ, रंगीन लाल कपड़ा, गुलाबी कपड़ा, महीन बॉर्डर, बहुत ये सब काम हो रहा था. और मैं बुनकर कॉलोनी गई, लेकिन हशीमपुरा गई क्योंकि मेरा एक इमोशनल एसोसिएशन था. मैं आई थी जब जर्नलिज्म शुरू हुआ था और इतनी तकलीफ़ हुई थी, इतना शॉक, आई वाज सो शॉक्ड एट दैट टाइम. एनीवे, वहाँ पे जो तकलीफ़ हो रही थी लोगों के, आई कैन नॉट टेल यू द सिचुएशन इन मेरठ टाउन विच इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन. तो इन सब का काम बंद था. अब जो मास्टर वीवर्स हैं वो परेशान थे कि इतना पैसा इकट्ठा करें कि हम अपने लेबर को गांव भेज दें. और ये लेबर के साथ जो रिलेशनशिप थी, ये बिल्कुल इंडिफरेंस वाली नहीं थी, क्योंकि एक ही ख़ानदान के लोग बार जनरेशन्स तक आते थे. ये नहीं कि आप आए और भाई मजदूरी का काम कर लो. उसी ख़ानदान, उसका बाप भी आता था, वहीं मेरठ आके वीविंग करता था. फ़र्क ये है कि वो पावर लूम, हैंडलूम छोड़ के अब पावर लूम चलाते हैं. बहुत ही बुरा हाल था मेरठ में. और नेचुरली व्हेन देन यू गो टू द मंडी, वहाँ सारे हिंदूज आर इन चार्ज. दे वर शेल शॉक्ड. पक्के आरएसएस बीजेपी वाले, और जो मोदी ने जो उन पे लात मारी है, वो लोग समझ नहीं रहे थे. कोई उनका कपड़ा नहीं उठा रहा था उस ज़माने में. तो कोई लेकिन वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ बोले. अब आप जिससे you love this leader and he has done this to you. So there was utter shock in Meerut. There was queues everywhere. एक बुजुर्ग मरे भी, ये बुंदकर वाले ही, if you remember, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, जो एक बुजुर्ग बुंदकर थे, वो लाइन में खड़े खड़े मर गए, बिल्कुल हार्ट अटैक आ गया.
लोगों को समझ नहीं आ रहा था, ये मजदूर लोग हैं, लोग बिल्कुल गिर के खड़े हुए थे, कुछ बहुत ही बुरे हालात थे मेरठ में, और बहुत अफसोस हुआ, और it was a complete shock. Then, so I don't believe that Notbandi will not be an issue. Naturally, the minorities will vote against the BJP, anything. I don't believe that the traders, the manufacturers, the people on the top of the business line, those who shift the cloth, that they will forget all that. You know, कि वो भूल जाएंगे. मुझे I find it hard to believe. Similarly, बनारस में बाद में जब मैंने दूसरा when I did the other round at the end of in December, in early December, then I went to Banaras, which बनारस को मैं काफ़ी कवर कर चुकी हूँ. बनारस बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर भी है. बनारस वहाँ सिल्क इंडस्ट्री वेरी वेरी बैडली हिट, और वहाँ के एक शख्स है, मैंने एक वायर में एक स्टोरी की. ही वॉज वन ऑफ द मेन फाइनेंसर्स ऑफ नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन हुआ, वो उसके एक बिजनेसमैन थे, द मेन हेड ऑफ द साड़ी ट्रेडर्स ओवर देयर. तो पूरा बर्बाद हो गया, उसने कहा पूरा सब बर्बाद हो गया. उसने उसका फ़ोन का फ़ोटो है जो वॉल पे लगाते हैं, वो है नरेंद्र मोदी के साथ, यू नो, completely destroyed. So and then there was a construction guy there, अग्रवाल, और उसने कहा भाई जी पूरा धंधा ही बंद हो गया, लेबर कुछ लोग को तो हम देख भैया घर जाओ. और फिर एक लोकल रिपोर्टर के थ्रू मेरठ वाराणसी के जो टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनसे हम मिले, और उन्होंने कहा देखो जी सबा जी, एक बात याद कर लो, हम बनिया हैं. जब हमारे घर, जब हमारे फादर, जब कोई बुज़ुर्ग मरता है तो बुलाता है और कहता है बेटा माँ का ख्याल रखो, बच्चों को देखो, बिजनेस संभालो और भाजपा को वोट दो. ये हमारे बनिए ये कहते हैं. अब भाई हम करें क्या? हाँ, इसने जो हमारी हालत कर दी है, वो बहुत ऑनेस्टली कह रहा था, लेकिन इतना मुश्किल है इसके खिलाफ वोट डालना भी. हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं. और तो अब मैं ये नहीं कह रही कि बनिया बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, लेकिन सर्टनली जिन्होंने बीजेपी के कैंपेन को पैसा दिया वो तो नहीं करेगा, जिसने ऑर्गेनाइज किया वो तो नहीं करेगा. उसके लिए शायद अब भी मुश्किल हो कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे, वो घर में बैठ जाएगा. लेकिन उसका इतना नुकसान हुआ है, उसके वर्कर का नुकसान हुआ है, उसके कारीगरों का नुकसान हुआ है, चाहे जो भी हम कह सके. हम जानते हैं कि कम्युनल राइट्स टेक प्लेस बिटवीन कम्युनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक रीजंस, लेकिन जो नेटवर्क भी मैंने देखा कि भाई किसी तरह कुछ तो दे दो वर्कर को, वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि वर्कर अब इतना बनारस में जो वीवर्स थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे, लेकिन कुछ ओबीसी भी थे, राजभर कम्युनिटी के. कहा भाई जहाँ भी थोड़ा सा काम मिल रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो रेट अपना कम कर रहा है लेकिन काम तो दे रहा है. कुछ महीनों के लिए इतना हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस हो गया था वहाँ पे. सो यूपी में द जाट्स एंड द बनियास, दे वर ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स. So the reason I told you all this about the business communities of Meerut and Banaras is because I find it hard, and the farmers of Shamli district, the Jat farmers, rich farmers again, that I find it hard to believe कि उनका enthusiasm वो ही रह सकता है. They still like the BJP. The Jats तो नए converts हैं, वो तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये सब हुआ है. हाँ, लेकिन क्योंकि वो साइकी पूरी बदल गई है दंगों के बाद. बनियाद ये सब तो लॉन्ग टर्म बीजेपी बैकर्स रह चुके हैं. तो ये कहना कि ये लोग अभी भी रहेंगे बीजेपी के साथ, और आई डोंट नो, लेकिन आई फाइंड, मुझे मुश्किल होती है कि वो ही लोग जिनसे मैं मिली कि वो उस इंथुजियाज़म से जाके वोट डलवा रहे हैं. इस बीच तो क्या कुछ लोग कांग्रेस और सपा को सपोर्ट करेंगे, आई डोंट नो. लेकिन सपा को तो हम जानते हैं, इट इज़ अ ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग पार्टी. बट जस्ट वन थिंग इन फेवर ऑफ द कांग्रेस, in many, यूपी एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल बिहार से बहुत अलग जगह है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी में बहुत अपर कास्ट लोग हैं, बिहार में कम है.
बिहार में लठायत है, पुरानी ज़मींदारी है। बिहार जो था ऐतिहासिकली वो परमानेंट सेटलमेंट के अंडर उसका लैंड सिस्टम आता था। यूपी में वो ख़त्म हो जाता है, अलग किस्म का होता है। एक तो ये है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो डोंट आस्क मी टू मेनी क्वेश्चंस बट आई नो दिस मच, आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री इन कॉलेज। यूपी की खासियत ये है, आप यूपी में दिल्ली से निकलिए, हर शहर में कुछ ना कुछ बनता है। अलीगढ़ जाइए ताले बन रहे हैं, आगरा जाइए जूते बन रहे हैं, मेरठ में कपड़ा बन रहा है, सहारनपुर में लकड़ी का काम हो रहा है। यूपी में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हैं, हर जगह कुछ ना कुछ बनता है। व्हाट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर, आई थिंक एवरीवेयर। लखनऊ में चिकन बनता है, बनारस में साड़ी बनती है, एवरी टाउन। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्या क्या शहरों में। बिहार में ये नहीं है ज़्यादा, ये बिहार में इतना वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स नहीं है। तो आई बिलीव यूपी में बहुत ये एक खासियत है यूपी की विच इज़ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम बिहार। अदर इज़ द कास्ट फैक्टर, देर आर लॉट ऑफ अपर कास्ट, दे एड अप टू, इफ़ यू एड दम ऑल अप they'll add up to 21 or something. Dalits are 21%, minorities are 20%, upper castes are 21% in UP. The rest are of course OBCs. उस upper caste में the Brahmins सबसे बड़े ब्लॉक ब्राह्मणों का है, फिर ठाकुर 7-8% है। ठाकुर तो बहुत pragmatic कम्युनिटी है, जिस सीट में जो जिससे उसको फ़ायदा लगेगा वो वहाँ जाएगा, और उसको बसपा के साथ नहीं, क्योंकि बसपा ने बहुत ही ट्रेडिशनली, बहुत ही आई मीन अमेजिंग, शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। उसने जिस एक दौर था जब उसने राजा भैया ठाकुर वगैरह को पकड़ के जेल में डाला, वाह क्या जवाब था उसका। लेकिन वो ज़माना चला गया। अब वो दैट एज ऑफ ठाकुर visible oppression, it is there of course, but it's not on the scale where it was, which I have met Raja Bhaiya and all. So it's not on the same scale, but so Thakur will be a pragmatic voter. The Brahmin is what the BJP would be relying on very heavily. लेकिन कांग्रेस, क्या कांग्रेस ब्राह्मण को ले सकता है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। और मैं एक और चीज़ कांग्रेस के हित में एक और चीज़ मैं नोट करना चाहूँगी। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, चाहे वाराणसी में पिछली बार सही है कि अरविंद केजरीवाल नंबर 2 पार्टी रहे थे, लेकिन ट्रेडिशनली वहाँ नंबर 2 पार्टी कांग्रेस है। लखनऊ में भी रीटा बहुगुना जो कांग्रेस में थी, शी इज़ द नंबर 2 पार्टी देयर। बरेली ऑल्सो कांग्रेस इज़ द नंबर 2 पार्टी देयर। So in many urban centers, the Congress still remains a very poor number 2 to the number 1 position of the Congress, of the BJP now. So the Congress का कुछ urban connection है। तो I hope, अभी तक बनारस की सीटें उन्होंने दी है कि नहीं, I hope they don't give it to सपा। वो तो ज़रूर कांग्रेस को देनी चाहिए बनारस की, क्योंकि वो शहर में जो डायनामिक्स होते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो रीजनल पार्टी सपा जैसे पार्टी से नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन कांग्रेस से कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं दीपक मलिक, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, वो एक ट्रेड यूनियन स्टूडेंट लीडर, बहुत अब बुज़ुर्ग रिटायर्ड है। उनका परसों रात फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई आपका कुछ इन्फ्लुएंस है तो ये देखिए कि कांग्रेस को टिकट मिल जाए, तो ये यहाँ से भी बीजेपी विच बनारस से भी प्रधानमंत्री की जो सीट है वहाँ से भी बीजेपी हार सकती है काफ़ी हलकों में। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। अब टाइम क्या है इकबाल, व्हाट इज़ हाउ मच मोर लॉन्गर, और शुड आई लीव इट टू अदर्स टू आस्क क्वेश्चंस? हाँ, तो ब्रॉडली नाउ द फाइनल कॉन्सिक्वेंस, आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ज़्यादातर मैंने अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस ये सब बताया है, लेकिन मानिए कि बीजेपी हार गई चुनाव यूपी में, तो इसका क्या असर होगा? टेक्निकली तो हम सब जानते हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बट दिल खुश हो जाएगा, वो सूट वाला मोमेंट हो सकता आ जाए हम लोग उसी से आप लोग को याद है जब वो पहुंच गए थे सूट लेकर, दिल। ये सब आप फेसबुक लाइव में डालेंगे तो मुझे और गालियाँ पड़ेंगी, फिर भी मैं कह देती हूँ और फेसबुक लाइव। और मैं हाँ, तीसरी बात जो मैंने आपको बताई नहीं कि मैं अखिलेश से मिली, और जिस दिन मैं लखनऊ गई
तो वो बहुत ही रिलैक्स थे। एक कारण, बाबा रामदेव का एक फंक्शन हो रहा था, उसमें वो गए और उन्होंने कहा आप आइए, फंक्शन में आइए, और वो बाबा रामदेव के बाद स्टेज पे बैठे थे। उन्होंने बाबा रामदेव को बहुत बड़ा सा पार्क वार्क जगह दिया नोएडा में शायद। सो दे आर अ गुड कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन। हाँ, समाजवादी पार्टी का कोई इल्यूजन, हैव नो इल्यूजन्स अबाउट दैट। बट अखिलेश वॉज वेरी रिलैक्स्ड, सो आई एक्चुअली सैट देयर फॉर 2 hours। हाँ, अच्छा, वहाँ बैठ के, नाउ ही इज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट फेलो। दिस इज़ बिफोर ही वन एवरीथिंग, और बाप को भी और ये सब उसने फिक्स कर दिया उससे पहले। मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने एक कॉलम में भी थोड़ा सा मेंशन किया है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, टुवर्ड्स द एंड। उसने जो मज़े मज़े के सीडी बनाए हुए तैयार किए हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ हिज कैंपेन एट दैट टाइम, एंड आई डोंट नो, द यंग पीपल मे नो व्हाट आर दोज मिनियंस, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, मिनियंस। हाँ, आप लोग जानते हैं ना? हाँ, वो राउंड सा चेहरा होता है। तो उसने इंटरनेशनल लेवल एनिमेशन, उसने एक मिनियन का एक मिनियन कार्टून एनिमेशन वॉज, सो देयर वर 4 मिनियंस हु आर देयर। एक का चेहरा मुलायम सिंह, एक का चेहरा शिवपाल, एक का चेहरा राम गोपाल, चौथा का चेहरा अखिलेश। तो कार्टून शुरू हो जाता है। उसने कहा ये रिलीज़, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन मैंने लिख दिया जब वो जीत गया अपना। वो मिनियंस आते हैं, रोड नाचते, हाथ पकड़ते पकड़ते एक दूसरे के गले में गले यूं यूं आते हैं, घूमते घूमते, और गाना बजता है, एक दूसरे से करते हैं प्यार एक दूसरे से। इट वॉज वेरी वेरी फनी इन दैट टाइम। झगड़ा शुरू हो गया था, नॉट रीच। सो ही हैज़ मेड सम अमेजिंग एनिमेशन फिल्म्स। फिर वाइल दे आर सिंगिंग, तो एक पेड़ से, जैसे मिक्की और टॉम एंड जेरी और ये सब में कार्टून्स में होता है ना, मोदी और अमित शाह का चेहरा आता है मिनियंस वाला, और वो झांक के देख रहे हैं, और फिर पिड़ंग कोई खींच के उनको पेड़ के ऊपर से लटका देता है। फिर वो ऑल जाते हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और फिर मायावती बहन जी आती है, फिर कहीं बम फटता है। इस तरह से उन्होंने मज़े मज़े के एनिमेशन बनाए। तो ही कैन लाफ एट हिमसेल्फ, ही इज़ मॉडेस्ट, he is all those things. He is a traditional party which is makes whatever. Finally, what are we looking at? There are many people. I want to just say a word to you about Aam Aadmi Party. Many people, I don't know what the setting is here. They are still the problem with the reactions to Aam Aadmi Party is that many people thought that ये हमारी पार्टी है जी, हम सब इसमें शामिल होंगे। उसमें मेंबरशिप बहुत मुश्किल हो गई, लोगों को एक्सेस नहीं मिला, जो अंदर गए उनको निकाला गया, और यही कुछ हद तक पंजाब में भी हो रहा है। लेकिन जो अगर कोई एंटी सिस्टम फोर्स है, जो हिंदुस्तान में जो एंटी विच कैन टेक ऑन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड टॉक अबाउट इट एंड मेक अ रैकेट अबाउट इट, इट इज़ स्टिल द आम आदमी पार्टी, which is why I would like them to be stronger, because we need voices which can speak on those issues. Yes, I know that there are many people who believe that secularism is the key thing. So let's just give it all up and go back to the Congress days. But I don't know, I mean that there are many views here, and I'm sure we are dealing with divided loyalties here. But like I said to you, we are talking about a 5-year-old party. It's not even, it'll be 5 years old in November. Whatever, I mean, whatever it is, they're still in power here. They've gone out to 2 states and they're putting up a hell of a fight. That's remarkable. It's actually extraordinary in the history of India, where I think when NTR came, he was a film star. When Telugu Desam was launched and overnight it became a big party, but that was a regional party. So regardless of if they do well, whether they win or not, we have seen a challenger in a different space. We have to look beyond the secular communal space and also understand this is anti-system stuff. We can find imperfections. I know that. This is my view, because having seen the elections, I am actually amazed that they can put out such a good show. Having said that, I must also say कि पंजाब में मैं बहुत सरप्राइज होगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जब कोई कुछ गलत जाता है तो बैठ जाते जी हम हार रहे हैं, जब वो जीतते भी हैं तो दे गेट सरप्राइज्ड, है ना। बीजेपी इज ऑलवेज रेडी फॉर विक्ट्री, so they get really shocked. As a journalist, so I know how they deal. No, Congress is always depressed. They were shocked by their victory in 2004, completely shocked, you know, and then they won again. But they're always prepared for the, they're not like a fighting
और लड़ाई करने वाले, बीजेपी लड़ाई करने वाली, आप लड़ाई, सबसे पंगे ले लेते हैं ये लोग तो। लेकिन पंजाब में बहुत अजीब सा सिचुएशन हो गया है कि लास्ट फेज में जब लगा कि खेल इनके हाथ के बाहर गया, ये लोग लड़ने लगे हैं। It may not be because of the Congress, it may be because of the spirit of 2 Sardarjis or 3 Sardars, I don't know, but they're putting a hell of a fight and a campaign. और वो एनर्जी आ गई है और वो लड़ रहे हैं इस बार, तो ये अच्छी खबर है, सबको लड़ना चाहिए electoral politics में. So briefly, this is all that I can say, and we'll just have a conversation now. Thank you very much.